Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. ओके नाउ अब हम यहाँ पे बात करें कार्डियो रेस्पिरेटरी जो ट्रेनिंग थी वो वाला फेज हो गया. तीनों फेज हमने कवर कर लिया है. अभी आ रहा है मस्कुलर ट्रेनिंग का फेज, राइट? So the muscular training component of the ACE IFT model provides a systematic approach to training that starts with helping clients to improve poor postural stability and kinetic chain mobility. तो मस्कुलर ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले अगर क्लाइंट का पुअर पॉस्चर है, झुकी हुई बॉडी है, राइट, या फिर किसी भी तरह का पुअर पॉस्चर है, राइट, लोर्डोसिस है, किसी भी टाइप का, तो हमें सबसे पहले उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है. एंड काइनेटिक चेन मोबिलिटी, काइनेटिक चेन मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, राइट? तो जो एक चेन जैसा बना हुआ है, हर जॉइंट मतलब किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक दूसरे से. सो दैट इज काइनेटिक चेन. सो काइनेटिक चेन मोबिलिटी, अगर दिक्कत आ रही है मोबिलिटी में जॉइंट्स की, तो हमें उस पर भी काम करना है. तो पहले हमें काम करना है पुअर पोस्चर पे, सेकेंडली काइनेटिक चेन मोबिलिटी पे, राइट? And then incorporates programming and progressions to help people train for general fitness, strength, bodybuilding and athletic performance. अभी ये वाला जब हो गया, ये दोनों चीजें हो गई, तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे क्या? जनरल फिटनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर अगर किसी का गोल हो एथलेटिक परफॉर्मेंस का तो उसके लिए, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 फेजेस ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग. सबसे पहले फंक्शनल से स्टार्ट होता है, फिर मूवमेंट में जाता है, फिर लोड में या फिर स्पीड में जाता है. तो फंक्शनल ट्रेनिंग होती क्या है? सो फंक्शनल ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द मस्कुलर ट्रेनिंग गोल्स ऑफ स्टेब्लिशिंग और इन मेनी केसेस रीस्टेब्लिशिंग postural stability and kinetic chain mobility through the introduction of exercise programs that improve joint function. ऐसे एक्सरसाइजेस प्रोग्राम हमें डिजाइन करने जिससे जॉइंट का फंक्शन, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में मूव हो रहा है, वो इंप्रूव करने की कोशिश करनी है थ्रू इंप्रूव्ड मस्कुलर एंड्योरेंस. किस तरह के एक्सरसाइजेस? मस्कुलर एंड्योरेंस हमारा गोल होना चाहिए. जॉइंट का प्रॉपर फंक्शन तब होगा जब मसल में एंड्योरेंस हो, राइट? एंड्योरेंस मतलब मैंने बताया था, राइट, ज्यादा देर मसल, अगर हम काम करने की क्षमता कह सकते हो मसल्स को, अगर ज्यादा देर तक किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब एंड्योरेंस अच्छी है. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करके कोर फंक्शन पे काम करना है हमें. एंड स्टैटिक बैलेंस, बॉडी का स्टैटिक मतलब एक जगह जब खड़े हैं, कहीं स्थिर है, तब बॉडी का बैलेंस सही होना चाहिए. एंड डायनेमिक बैलेंस, यानी मूव करते हुए अगर हम कहीं पे चल रहे हैं तब भी हमारा बैलेंस अच्छा होना चाहिए, राइट? नाउ exercise selection for functional training will focus on core and balance exercises that improve the strength and function of the muscles responsible for stabilizing the spine and center of gravity. First इतना आगे हम नहीं जाते हैं. फर्स्ट हम फोकस यहाँ पे रहेगा कि फंक्शनल ट्रेनिंग में फोकस क्या कर रहे हैं? कोर पे फोकस कर रहे हैं और बैलेंस एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे हमेशा. दैट इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स. उन मसल्स का स्ट्रेंथ और फंक्शन इंप्रूव कर सके जो मसल रिस्पॉन्सिबल है स्टेबलाइजिंग द स्पाइन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो उन मसल्स पे हम फोकस करेंगे जो स्टेबलाइज करेंगे आपके स्पाइन को एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को. सबसे पहले स्पाइन को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब हुआ? स्पाइन हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, हमेशा नीचे नहीं, ऐसे पीछे नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, यानी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बैक रहना चाहिए हमारा, राइट? तो हमेशा अपराइट, तो ऐसे रहे हमारा. मान के चलो अगर मसल इम्बैलेंस है, हमारा पॉस्चर खराब है, मान के चलो आगे हो गया, ऐसे झुका हुआ, तो स्पाइन तो हमारा मुड़ जाएगा ना. तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्पाइन हमेशा न्यूट्रल. दैट इज वाई पॉस्चर को करेक्ट करना जरूरी है ताकि वो होल्ड कर सके, स्टेबलाइज कर सके हमारे स्पाइन को. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग स्टैटिक पोजिशन एंड डायनेमिक मूवमेंट्स, राइट? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी स्टेबलाइज कर सके. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? मतलब कि हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी भी का एक कोई पॉइंट होता है बॉडी में, सेंटर होता है जहां से पूरी बॉडी बैलेंस होती है, राइट?
अगर लेकिन बॉडी का शेप बदलेगा तो वो सेंटर भी चेंज होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो कार्डबोर्ड नहीं है, कार्डबोर्ड पे समझाता है, चलो इसी को ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कहाँ है? अगर मैं इसको बीच से कोशिश करता हूं इसको होल्ड करूं, ये देखो, ये देखो होल्ड कर रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे जहां पे मैंने इसको टच किया हुआ है, राइट। हाउएवर अगर मैं कहीं और से कोशिश करता हूं बैलेंस करने का, देखो यहां से कर रहा हूं, गिर गया। इसका क्या मतलब? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं हूं मैं कहीं और कोशिश कर रहा हूं इसको स्टेबलाइज करने की, वो नहीं हो पाएगा, राइट। हाउएवर अगर इसका शेप बदल जाता है, फॉर एग्जांपल दिस, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाएगी उसी हिसाब से। शेप बदलने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मूव करता रहता है इधर उधर इधर उधर, राइट। सो वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी एक सेंटर है, एक पॉइंट है जहां से पूरी बॉडी बैलेंस होती है, तो उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इरेक्ट खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग, हमारी जो नाभि होती है ना, नेवल, उससे लगभग 1 इंच नीचे होती है, लगभग 2-2.5 सेंटीमीटर नीचे, राइट। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम मूव जितने जैसे करते हैं ना, उस हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी चेंज होती रहती है। लेकिन इरेक्ट खड़े रहते हैं ऐसे, तो हमारी वहां पे रहती है हमेशा, जहां मैंने बताया नेवल से 1 इंच नीचे लगभग। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा स्टेबलाइज होनी चाहिए, राइट। दैट इज वाई एक्सरसाइज में टेक्निक बहुत जरूरी है। अगर टेक्निक खराब है, इधर उधर अगर हम स्क्वाट कर रहे हैं, बॉडी टेढ़ी जा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम दूर जा रहे हैं, तो बॉडी इधर उधर जाएगी, इम्बैलेंस होगी हमेशा, राइट। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बैलेंस हो ड्यूरिंग स्टैटिक पोजिशन एंड डायनेमिक पोजिशन। स्टैटिक मतलब जब हम मूव नहीं कर रहे, स्थिर है, तब भी बैलेंस में रहे, और डायनेमिक मूवमेंट जब हम मूवमेंट कर रहे हैं किसी चीज, तो उसमें भी हमारा बैलेंस रहे। Exercises for functional training will initially use primarily body weight resistance. So शुरू में जब हम फंक्शनल ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हैं, तो प्राइमरीली मेजोरली हमें फोकस करना है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे, राइट। बॉडी वेट एक्सरसाइज, कोई वेट बाहर से नहीं देना, राइट। As clients progress to movement training and load speed training, it is important to still include functional training exercises in their workout. Even client load या speed training में भी चला जाता है, जो लास्ट फेज था, राइट, उसमें भी अगर मूव कर जाता है थर्ड फेज में, तब भी कोशिश करना है हमें फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज उनके वर्कआउट में रहे, राइट, ताकि हमने जो इंप्रूवमेंट बनाया वो मेंटेन हो सके। आप उसको वार्म अप में दे सकते हो, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज में। अब हमने यहाँ पे अपना पोस्चर भी इंप्रूव कर लिया है, हमारा स्पाइन स्टेबलाइज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबलाइज है, राइट। पोस्चर इंप्रूव कर लिया अपना प्रॉपर, हर जॉइंट का मूवमेंट अच्छा हो रहा है, काइनेटिक चेन मोबिलिटी अच्छी है मतलब। तो हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जो कि है मूवमेंट ट्रेनिंग। तो मूवमेंट ट्रेनिंग क्या कहती है? द प्राइमरी फोकस ऑफ मूवमेंट ट्रेनिंग इज ऑन हेल्पिंग क्लाइंट्स develop good movement patterns without compromising posture or joint stability, राइट। अच्छे मूवमेंट पैटर्न क्लाइंट कर सके, प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न कर सकते विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, उनका पोस्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एंड जॉइंट की स्टेबिलिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द 5 प्राइमरी मूवमेंट पैटर्न्स। 5 प्राइमरी मूवमेंट पैटर्न्स है, उन पे फोकस करता है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्राइमरी मूवमेंट पैटर्न्स ये आ सकता है, राइट। सो पहला मूवमेंट क्या है? बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट्स। बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट्स मतलब उठना और बैठना। हमारे डे टू डे लाइफ में बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट है कि नहीं है? चेयर पे बैठते हैं, उठते हैं, राइट। बेड पे बैठा उठा, राइट। नीचे पालथी मोड़ के अगर बैठ गए, राइट, उसमें भी तो हम उठते हैं ना, बैठते हैं उठते हैं, बैठते हैं उठते हैं। तो चेयर पे बैठना है या कुछ करना, तो बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक्सरसाइज में बेंड एंड लिफ्ट इसलिए हम क्या करते हैं? स्क्वाट। स्क्वाट हमारा बेसिक वो बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट को इंप्रूव करता है और ज्यादा, राइट। सेकेंड होता है सिंगल लेग मूवमेंट। सिंगल लेग मूवमेंट बहुत सारे होते हैं, राइट। सिंगल लेग जब हम चलते हैं तो सिंगल लेग मूवमेंट हमेशा होता है, राइट। एक बार में हम एक पैर को यूज कर रहे हैं, एक उठा हुआ एक नीचे, राइट, एक उठा हुआ एक नीचे। वैसे सीढ़ियों पे चढ़ने पे सिंगल लेग मूवमेंट, वो हमारा एक वन ऑफ द प्राइमरी मूवमेंट्स है, राइट। तो उस पर हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इज पुशिंग मूवमेंट्स।
These upper body movements occur in 4 primary directions. So 4 डायरेक्शंस में होते हैं पुशिंग मूवमेंट्स, ठीक है। एक होता है ऊपर, नीचे, राइट, सामने और दाएं या बाएं, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। या सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाला, ओवरहेड मूवमेंट उसको कहते हैं। मान के चलो किसी चीज को फॉर एग्जांपल हम उठा रहे हैं, कोई बच्चा है, उठाया हमने ऐसे, दैट इज वो क्या हुआ, आप कह सकते हो ओवरहेड पुशिंग मूवमेंट। नाउ अगर हम बात करें फॉरवर्ड पुशिंग मूवमेंट, तो वो क्या होता है, किसी गेट को अगर हम पुश करते हैं ऐसे खोलने के लिए, राइट, तो फॉरवर्ड हो गया। लैटरल या लैटरल पुशिंग मूवमेंट में आपने स्लाइडिंग गेट देखा होगा, जापान में काफी होता है, तो उसको ऐसे लेके ऐसे हम गेट खोलते हैं स्लाइड करके, राइट, तो वो हो गया हमारा लैटरल पुशिंग मूवमेंट। नाउ डाउनवर्ड पुशिंग मूवमेंट में फॉर एग्जांपल आप तैर रहे हो, फाइनली वापस जब स्विम करके वापस आए तो क्या हुआ, आप स्विमिंग पूल में ऊपर जो होती है वो प्लेटफॉर्म, जो ऊपर आने के लिए आप जो पकड़ के ऊपर आते हो ऐसे ही हूँ, सो दैट इज आप क्या कर रहे हो, खुद को पुश करके ऊपर आ रहे हो, राइट। या फिर आप सोए हुए हो पेट के बल, जब आप उठ रहे हो तो खुद ऐसे उठ रहे हो ऊपर, राइट, तो दैट इज डाउनवर्ड पुशिंग मूवमेंट। Pulling movements. These movements occur during exercises like a seated rowing or when pulling open a door. Pulling movement भी 4 डायरेक्शन में होता है, राइट। अगर मान के चलो ओवर हेड की बात करें, तो ऊपर से अगर हम कुछ खींच रहे हैं, मान के चलो, राइट, तो वो हो गया। लाइट्स होते हैं कुछ, या फिर फैन होते हैं जो ऐसे हम खींच के ऑन ऑफ करते हैं, राइट, तो वो ऊपर का हो गया, दैट इज आप कह सकते हो ओवरहेड पुलिंग मूवमेंट, है ना। लैटरल मूवमेंट, अब मान के चलो फिर से गेट है, उसको हमें वापस ऐसे पुल करके खोलना है, पहले तो पुश था, अभी पुल करके खोलना है, वो लैटरल हो जाता है। मान के चलो डाउनवर्ड मूवमेंट, पहले के टाइम में याद है जनरेटर होता था, अभी भी देखोगे शादी वगैरह में होता था, उसको ऑन कैसे करते थे, नीचे से ऐसे पुल ऐसे करते थे, राइट, तो उसमें वो हो गया डाउनवर्ड हमारा, राइट। एंड फ्रंट वाला क्या हुआ, किसी गेट को अगर हम खोल रहे हैं ऐसे, तो दैट इज आवर फ्रंट पुलिंग मूवमेंट, राइट। रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है, कोई भी मूवमेंट जब में हम ऐसे घूमते हैं, मान के किसी ने आपको पीछे से बोला रोहित, आप ऐसे घूम के देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हो, घूम रहे हो, कोई सामान को उठा के ऐसे रखना है, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हो। तो ये जो 5 मूवमेंट है ना, प्राइमरी मूवमेंट्स है, मतलब ये डे टू डे लाइफ में 5 मूवमेंट्स हम करते रहते हैं। ये 5 मूवमेंट हम करते हैं, ये मिक्स भी होके हो सकता है, तो आपस में मिक्स होके भी कोई मूवमेंट होता है, लेकिन 5 प्राइमरी मूवमेंट्स हैं हमारे, राइट। और यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ। बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन नीचे से सामान उठा रहा है, राइट, नीचे से उठाया, ये भी बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट है। सिंगल लेग मूवमेंट, ये बच्ची यहाँ पे या बच्चा यहाँ पे चल रहा है, राइट, तो दैट इज सिंगल लेग मूवमेंट। नेक्स्ट इज पुशिंग मूवमेंट, लेडी यहाँ पे जो ये व्हील वाला जो भी रैक है उसको पुश कर रही है। पुलिंग मूवमेंट, यहाँ पे देखिए लेडी ये चेन को पुल कर रही है। एंड लास्टली रोटेशनल मूवमेंट, देखो ये लेडी कैसे पीछे ऐसे घूम के पार्क करने की कोशिश कर रही है गाड़ी को। सो ये पांचों जो मूवमेंट है हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। Now, movement training exercise should emphasize the proper sequencing of movements and control of the body COG यानी center of gravity throughout the normal range of motion being performed. तो movement training का यही हमें emphasis होना चाहिए कि movement and control of the body's COG throughout normal range of motion. Yes, proper होना चाहिए movement हमारी body का। ये पांचों movement जो बताया ना, ये proper होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल में। रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए, यानी हर ज्वाइंट का एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ तो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, अगर मान के चलो किसी का यहीं तक आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि रेंज ऑफ मोशन कम है, राइट, तो उस पर बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो वो हमें फर्स्ट ही फेज में, राइट, अगर कोई पॉस्चरल डिफेक्ट होता है, कोई मसल इम्बैलेंस है या फिर कुछ, तो उसमें हमें देखना था। तो एम्फसाइज यही होना चाहिए कि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में एंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं है तो बैलेंस हमेशा खराब होगा। पर्सनल ट्रेनर शुड इंटीग्रेट फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस इनटू मूवमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प clients
maintain and improve postural stability and kinetic chain mobility as they are essential for performing the 5 primary movement patterns well. So यस तो फिर से बोला गया कि फंक्शनल ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेस आपने करी थी उसको इंप्लीमेंट करना है मूवमेंट ट्रेनिंग फेज में भी, ताकि क्लाइंट इंप्रूव कर सके या फिर जो पॉस्चर स्टेबिलिटी है उसको मतलब मेंटेन कर सके एंड काइनेटिक चेन मोबिलिटी को भी मेंटेन कर सके। क्योंकि वो जो हमारा जो भी हमारा पॉस्चर कैसा रहता है, हमारा काइनेटिक चेन का मोबिलिटी कैसा है, उसी पे डिपेंड करता है हमारा 5 प्राइमरी मूवमेंट्स, राइट। Now next is body weight exercises are often used initially during movement training with external resistance introduced typically to build muscular endurance with an emphasis on control motion. So movement training में शुरुआत में उसमें भी body exercises ज़्यादातर यूज होते हैं विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस टिपिकली टू बिल्ड। धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं लोड बढ़ाने की, यानी डंबल्स बाद में धीरे धीरे यूज कराया, बार्बल यूज कराया, राइट, टू बिल्ड मस्कुलर एंड्योरेंस विथ एन एम्फसाइज ऑन कंट्रोल मूवमेंट्स, ताकि मसल का एंड्योरेंस बढ़ सके, कैपेसिटी बढ़ सके ज़्यादा देर तक किसी उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, राइट। एम्फसाइज ऑन कंट्रोल मोशन, कंट्रोल मोशन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। अब हमेशा कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो दैट शुड बी इन प्रॉपर कंट्रोल, आपको लगे हाँ क्लाइंट कंफर्टेबल है, राइट, तो उस पर भी फोकस करना है हमें। पर्सनल ट्रेनर शुड मेक श्योर दैट क्लाइंट्स कैन परफॉर्म द 5 प्राइमरी मूवमेंट पैटर्न्स वेल बिफोर एडिंग एक्सटर्नल लोड्स टू द मूवमेंट पैटर्न्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम लोडिंग पोअरली एग्जीक्यूटेड। लेकिन क्लाइंट को ये 100% मेक श्योर करना है विद बिफोर गिविंग एनी डंबल या फिर कुछ, कि इनका मूवमेंट विदाउट डंबल प्रॉपर हो रहा है, तो 5 प्राइमरी मूवमेंट में प्रॉपर कर रहा है। अगर वो हो पा रहा है बॉडी वेट में अच्छे से, देन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग weights, loads, कुछ भी, right? And the last phase is load या फिर speed training, load/speed training. The broad focus of load speed training is on applying external loads to movements that create a need for increased force production that results in मस्कुलर एडेप्टेशन। तो यहाँ पे फोकस क्या है, लोड ट्रेनिंग या फिर स्पीड ट्रेनिंग क्या? अब किसी कोई एथलीट है, इसका स्पेशल रिक्वायरमेंट है, राइट, उस हिसाब से हमें यहाँ पे फोकस ये रखना है कि लोड उनको हम करवाएं, राइट, लोड उस मूवमेंट पे कराएं जो जिन स्पोर्ट्स में उनका बायोमैकेनिक्स है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, उनका पैटर्न अलग है मूवमेंट का, तो हमें ऐसे लोड कराना है कि उसी पैटर्न में लोड को लेके उनका मूवमेंट हो, राइट, ताकि उनका फोर्स प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सके और मस्कुलर एडेप्टेशन, यानी क्योंकि उनको बायोमैकेनिक्स वो पैटर्न रिपीट करना है ताकि उसी पैटर्न में मस्कुलर एडेप्टेशन हो सके, मसल अडेप्ट कर सके, ओके ये इंटेंसिटी वो झेल सकता है, राइट, वहाँ का मसल स्ट्रेंथ, वहाँ पे स्ट्रेंथ बन जाए, राइट, तो दैट इज वाई उसी पैटर्न में उसी मूवमेंट में हमें लोड ऐड करना है। नाउ as with movement training, load speed training should integrate functional training exercises to help client maintain and enhance postural stability and kinetic chain mobility to adequately support the increased workloads and force production। तो यहाँ पे भी देखिए फंक्शनल ट्रेनिंग को फिर से कहा जा रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए, फर्स्ट फेज को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे अभी भी यूज करना है ताकि हमारा पोस्चुलर स्टेबिलिटी और काइनेटिक चेन मोबिलिटी इनहांस होता रहे समय के साथ साथ। लोड speed training also integrates the 5 primary movements that are the focus of movement training। इसमें भी फोकस किया गया 5 primary movements पे, with the emphasis being on loading the movements through different planes of motion, angles, speeds and combined movements। So प्राइमरी मूवमेंट्स तो हमें करना ही है, राइट, लेकिन यहाँ पे देखो अब डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मोशन भी आप आगे पढ़ने वाले हो, दूसरे एंगल, स्पीड एंड कंबाइंड मूवमेंट्स। अब मिक्स करना है, पहले हम 5 प्राइमरी मूवमेंट्स में कर रहे थे, राइट, कि बेंड एंड लिफ्ट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, रोटेशन मूवमेंट कर रहे थे, सिंगल लेग मूवमेंट कर रहे थे, अभी मिक्स करके भी करना है आपस में इनको, राइट, तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लंज विथ अ रोटेशन, कोई क्लाइंट लंज कर रहा है, लंजिंग आपने एक्सरसाइज देखा होगा, लंज करते हुए रोटेट करना, सो दैट इज हमने 2 को मिला दिया, राइट, सिंगल लेग मूवमेंट को मिला दिया और साथ ही साथ हमने मिला दिया रोटेशनल मूवमेंट को।
केटल बेल स्विंग, केटल बेल स्विंग भी उसमें एक आता है। ये देखिए यहां पे दिया हुआ है कैसे लंज किया, रोटेट किया, केटल बेल स्विंग किया, है कि नहीं। ओके नाउ तीनों फेज हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी यहाँ पे समरी है, भी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है मस्कुलर ट्रेनिंग में फंक्शनल ट्रेनिंग। फिर से इसका फोकस क्या रहता है, फोकस ऑन स्टैब्लिशिंग या फिर रीस्टैब्लिशिंग पोस्चर स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक चेन मोबिलिटी। इसका फोकस है स्टैब्लिश करना, हमारा पोस्चर अच्छा रहे, हमारा ज्वाइंट का मूवमेंट अच्छा रहे, राइट। हो सकता है कोई इनएक्टिव है तो उसका खराब हो तो रीस्टैब्लिश भी करना पड़ेगा। पहले हो सकता है एक टाइम पे रहा हो अच्छा लेकिन खराब हो गया लाइफस्टाइल के कारण, तो रीस्टैब्लिश भी करनी पड़ती है कभी कभी। Exercise program should improve muscular endurance, flexibility, core function and static and dynamic balance. एक्सरसाइज प्रोग्रामों का क्या इंप्रूव कर फोकस क्या होना चाहिए, क्या इंप्रूव करने पे, मसल का एंड्योरेंस इंप्रूव हो, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोर फंक्शन, स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस, राइट। प्रोग्रेस एक्सरसाइज वॉल्यूम एंड चैलेंज एज फंक्शन इंप्रूव्स। अगर फंक्शन क्लाइंट का आप देख रहे हो इंप्रूव हो तो हमें कहां पे जाना है, नेक्स्ट फेज जो कि है मूवमेंट ट्रेनिंग। प्रोग्रेस एक्सरसाइज वॉल्यूम एंड चैलेंज एज फंक्शन इंप्रूव्स। फंक्शन जैसे जैसे इंप्रूव होता है आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ाना है, राइट। चैलेंज भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जब हम फंक्शनल ट्रेनिंग में हो गए, प्रॉपर हमारा पोस्चर क्लाइंट का लग रहा है अच्छा हो गया, मूवमेंट अच्छा हो रहा है जॉइंट का, तो हम किस वाले फेज में जाते हैं, मूवमेंट ट्रेनिंग वाले फेज में। ये क्या फोकस करता है, फोकस ऑन डेवलपिंग गुड मूवमेंट पैटर्न विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्चर और जॉइंट स्टेबिलिटी। प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न होनी चाहिए बॉडी की, राइट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्चर, पोस्चर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और जॉइंट स्टेबिलिटी, जॉइंट की स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। प्रोग्राम्स शुड इंक्लूड एक्सरसाइजेस फॉर ऑल 5 प्राइमरी मूवमेंट पैटर्न्स इन वेरिड प्लेन्स ऑफ मोशन। सो पांचों मूवमेंट पैटर्न होने चाहिए, राइट, और वेरीड प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन्स ऑफ मोशन अलग अलग तरह के होते हैं, राइट। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप समझ जाओगे प्लेन्स ऑफ मोशन क्या होता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डिजाइन करना है प्रोग्राम, राइट। Integrate functional training exercises to help clients maintain and improve postural stability and kinetic chain। फिर से वही बात है कि पहला जो फेज था उसको हमें इंटीग्रेट करना है इसमें, ऐसा नहीं छोड़ देना है उसको, राइट। इसको मूवमेंट ट्रेनिंग में भी इसको इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज लोड स्लैश स्पीड ट्रेनिंग। लोड और स्पीड ट्रेनिंग, जब किसी क्लाइंट का एथलेटिक गोल है, परफॉर्मेंस गोल है, तो इस पे हम जाएंगे, राइट। लाइक कार्डियो रेस्पिरेटरी में भी हम फिटनेस तक रहते थे, यहाँ पे भी अगर बहुत सारे क्लाइंट इसी फेज में रहते हैं, मूवमेंट ट्रेनिंग फेज में ही रहते हैं, राइट। परफॉर्मेंस पे भी ला सकते हो आप आगे चल के थोड़ा सा, लेकिन स्पेसिफिक गोल हो तो आप ला सकते हो, नहीं तो इस पे भी रख सकते हो। सो फोकस कहाँ करता है लोड या स्पीड ट्रेनिंग, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स टू मूवमेंट्स to create increased force production to meet desired goal। अब एक्सटर्नल लोड्स डाल दिया मूवमेंट्स में ताकि आप फोर्स को इंक्रीज कर सको और उनके गोल मीट हो सके। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था किसी भी मूवमेंट करते हुए, कोई भी मूवमेंट करते हुए जब आप लोड डाल देते हो, राइट, लोड डाल देते हो और उसमें भी आप वेरिएशन डाल देते हो, राइट, बहुत सारे मूवमेंट को मिक्स कर देते हो, राइट। लाइक आपने लंजेस का विद रोटेशन का एग्जांपल देखा था, आपने दो मूवमेंट को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें वो फोकस करना है। Integrate functional training exercises to enhance postural stability and kinetic chain mobility to support increased वर्कलोड। फिर से इंटीग्रेट फंक्शनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज को यहाँ पे इंक्रीज करना डालना है, आप वार्म अप में डाल सकते हो, राइट। Program should focus on adequate resistance training loads to help client reach muscular strength, endurance and hypertrophy। तो यहाँ पे जनरल क्लाइंट्स को भी ला सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एथलेटिक में दूसरी चीजें होती है, मैं अभी बताऊंगा एथलेटिक में आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन आप क्लाइंट अगर फिटनेस में उस वाले फेज में है, मूवमेंट फेज में अच्छा कर रहा है, तो आप इस फेज में यहाँ तक ला सकते हो ताकि आप उसका स्ट्रेंथ अच्छा बिल्ड कर सको, एंड्योरेंस बिल्ड कर सको, हाइपरट्रॉफी गोल्स कर सको। Clients with goals for athletic performance will integrate exercise and drills to build speed, agility, quickness and power। So, अगर किसी क्लाइंट का एथलेटिक गोल है तो फोकस हमें क्या करना है, वो सारे ड्रिल्स उनके वर्कआउट में दे जो
उनका स्पीड बढ़ा सके, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर को, राइट। तो एथलेटिक वाले गोल्स यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि आप इंप्लीमेंट करवा सकते हो जनरल पॉपुलेशन को भी, ताकि वो मिक्स कर सके दो टाइप के मूवमेंट पैटर्न को, राइट, लोड के साथ, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे एस ने अपना एस स्पॉन्सर्ड रिसर्च है यहाँ पे कि एस IFT मॉडल कितना ज़्यादा कारगर है, ये आप पढ़ सकते हो, राइट। हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कि कितना VO2 मैक्स बढ़ा, कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एस रिसर्च, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म होता है और यहाँ पे समरी है, हम समरी थोड़ा डिस्कस करते हैं। So now successful personal trainers consistently demonstrate excellent communication skills and teaching techniques while understanding the physiological needs and unique consideration of their clients. किसी कोई भी अच्छा या फिर सफल पर्सनल ट्रेनर की क्या खूबी रहती है, वो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं उसके, राइट, टीचिंग टेक्निक उसकी अच्छी होती है, while understanding the physiological needs and unique consideration। अब क्लाइंट को समझो, हर क्लाइंट अलग होता है, उसकी बॉडी को अभी क्या जरूरत है, कौन सा इंटेंसिटी हैंडल कर सकता है, क्या चीज उसके लिए सही है, उसको आप समझ सको, तभी आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने चाहिए, आप क्लाइंट से बात कैसे कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, अच्छे लिसनर हो कि नहीं हो, राइट। तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। The ACE IFT model is built upon and advanced by current exercise in behavioral science। ACE IFT model current जो भी exercise science जो भी रहा है, behavioral science जो रहा है, उसको मिला के बना है, and effectiveness of the model has been validated through peer reviewed research। Okay, personal trainers can use the ACE IFT model to provide clients with evidence-based exercise program that are personalized for each client's unique health, fitness and goals। So IFT मॉडल को यूज करके आप बना सकते हो क्लाइंट के लिए एविडेंस बेस्ड जो भी है एक्सरसाइज प्रोग्राम, ताकि जो भी क्लाइंट्स का क्लाइंट्स यूनिक हेल्थ और फिटनेस जो भी गोल रहता है उसको अचीव करने के लिए, बेसिकली यही है। सो आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आया होगा। मैं बोलूँगा बार बार, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो आप दोबारा वीडियो देखिए, है ना, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके ही देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड देख लिए जैसे भी, ताकि दोबारा जब सुनोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है, तो आप वो कर सकते हो, राइट। और बुक ज़रूर पढ़ें, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं आया समझ में, नहीं समझा पा रहा हूँ किसी चीज़ को अच्छे से, तो आप लेट मी नो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क, right, and it will also help me improve my teaching। So it was great discussing the IFT model chapter 2। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में, वहाँ पे फिर हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।